chapter, which is the neural control and coordination. So neural control and coordination is done with the help of a specialized tissue, which is the neuron. Specified cells, which is the neuron. So as you know, the function of the organs and organ system in our body must be coordinated to maintain the homeostasis. So हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो, जो फंक्शंस है ऑर्गन सिस्टम के हमारी बॉडी के अंदर, उनको कोऑर्डिनेटेड वे में मेंटेन करना या होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना. होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बैलेंसिंग. ठीक है. जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें दो या उससे ज़्यादा ऑर्गन्स एक साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं उनके फंक्शन को. यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट से मतलब नहीं है कि तारीफ, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं. एक मतलब जैसे कि हमारा क्या हो गया, पहले अब फूड ब्रेक डाउन हो रहा है. फूड ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है? जब हम डाइजेशन कर रहे हैं, डाइजेशन के थ्रू फिर जो खाना है वो ब्रेक डाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द रेस्पिरेशन. Then further the excretion and the neural and all the system in our body. So they were complementing each other. They were complementing the function of each other. जैसे कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, एक एग्जांपल दे रखा है कि जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होती है. अब हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो हमें क्या करना है? ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, क्योंकि हमें क्या करनी है? ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है. तो उसके लिए क्या चाहिए? ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, तो उसे भी बढ़ाना है. जैसे ही अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए कि हम लोग क्या कर दें? रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज़ कर दें. उसके लिए हार्ट बीट भी इंक्रीज़ हो जाएगी. और क्योंकि हार्ट बीट क्यों इंक्रीज़ हो जाएगी? क्योंकि जो ब्लड फ्लो है ब्लड वेसल्स में वो भी बढ़ जाएगा. जब फिज़िकल एक्सरसाइज रुक जाती है तो जो एक्टिविटीज़ है नर्व्स की, लंग्स की, हार्ट की, किडनी की, वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आ जाती है. तो जो फंक्शंस हैं मसल्स के, लंग्स के, हार्ट के, ब्लड वेसल्स के, किडनी के और भी दूसरे ऑर्गन्स के, ये कोऑर्डिनेट करते हैं जब भी हमें क्या करना होता है? एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज परफॉर्म करनी होती है. सिर्फ एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए इन सबको काम करना पड़ जाता है. तो हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरल सिस्टम है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करता है और इंटीग्रेट करता है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ है ऑर्गन्स की वो एक सिंक्रोनाइज मैनर्स में कौन परफॉर्म करवाते हैं? सिंक्रोनाइज यानी एक स्टेप बाय स्टेप के फॉर्मेट में कौन परफॉर्म करवाता है इनसे? ये दोनों मिलकर करवाते हैं, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम. न्यूरल सिस्टम तो न्यूरॉन की मदद से और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो केमिकल्स के थ्रू. सो नेक्स्ट लाइन आ जाती है. न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन. हमने रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ा था 10th क्लास में. तो हमें क्या देखा रहे कि रिफ्लेक्स एक्शन करवाते हैं. जैसे ही हमने हॉट पेन को टच किया वैसे ही हमसे क्या हो जाता है? हम लोग अपने हैंड को क्या करवा लेते हैं? अवे कर देते हैं उससे. तो जो न्यूरल सिस्टम है वो प्रोवाइड करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. किसके लिए? क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए. वहीं पे जो एंडोक्राइन सिस्टम है, अब देखो ये क्विक तो है लेकिन ये कैसा है? टेम्पररी है. और जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये केमिकल इंटीग्रेशन के थ्रू होता है. जो केमिकल ये सिक्रीट करते हैं उनको हम हार्मोन्स बोलते हैं. इस चैप्टर में हम न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन के, उसका मैकेनिज्म क्या है न्यूरल कोऑर्डिनेशन का, और नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, इम्पल्स कंडक्शन कैसे होता है सिनेप्स के थ्रू. और ये जो लास्ट टॉपिक हमारा फिजियोलॉजी ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क, ये हमारा डिलीटेड है, सब जगह से डिलीटेड है तो हम इसे रीड नहीं करेंगे. दूसरा अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक न्यूरल सिस्टम. तो जो न्यूरल सिस्टम है सारे एनिमल्स का वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स.
जो डिटेक्ट कर सकता है, पता कर सकता है, रिसीव कर सकता है और एक दूसरी जगह पे भेज सकता है जब हमें क्या देखने मिले, स्टिमुलाई देखने को मिलता है। स्टिमुलाई क्या है, आउटर एनवायरनमेंट, ठीक है। जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है ये एक बहुत सिंपल देखने को मिलते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, और फर्दर जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें देखने को नहीं मिलता है न्यूरॉन्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल दे रखा है इनवर्टिब्रेट्स, हाइड्रा। अब याद रखना हाइड्रा हमने कहाँ देखा था, फटाफट सीलेंट्रेट पे देखा था, ठीक है। सीलेंट्रेट या नाइजीरिया मतलब दोनों एक ही है, मतलब डिफरेंट नेम्स है। वो वहाँ पे हमने क्या देखा, हाइड्रा। हाइड्रा क्या है, उसके अंदर एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो न्यूरल सिस्टम है बेटर किस में ऑर्गेनाइज है, इंसेक्ट्स में, जहाँ पे एक ब्रेन देखने को मिलता है और अ नंबर ऑफ गैंग्लिया ज़्यादातर हम कंपाउंड आइज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और न्यूरल टिश्यूज़, ठीक है। ये इंसेक्ट्स में देखने मिलता है और वर्टिब्रेट्स में ज़्यादा डेवलप न्यूरल सिस्टम देखने को मिलता है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो हमारे में ज़्यादा डेवलप न्यूरल सिस्टम है, एज वी आर वर्टिब्रेट्स एंड वी आर इन हायर कैटेगरीज एज कंपेयर टू द अदर्स। Then the human neural system. So human neural system is divided into two parts, the central nervous system and the peripheral nervous system, CNS and the PNS. So CNS के अंदर ये देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है कि बीच में क्या आ रहा है, बीच में हमारा एक ब्रेन आ रहा है और ये हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। इसका क्या काम है, इसका काम है इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करना और उसको कंट्रोल करना, क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, कैसे करवाना है, ये सब का सब कौन करेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही परफॉर्म करेंगे। और ज़्यादातर कौन करेगा, हमारा ब्रेन करेगा, क्योंकि हमें ब्रेन के बारे में पढ़ना है इस बार। तो जो PNS है वो सारे के सारे जितने भी नर्व फाइबर्स कहाँ से निकल रहे हैं, जितने भी नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं CNS से, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, उसी को हम बोलते हैं PNS। मतलब जितने भी नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं CNS से, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, वही बोलते हैं हम PNS। तो जो नर्व फाइबर्स है वो दो तरह के हैं, एक तो हमारा है एफरेंट फाइबर और है इफरेंट फाइबर। अब ध्यान रखना कि जो एफरेंट है ना, एफरेंट सेंसरी है और इफरेंट क्या है, इफरेंट हमारा मोटर है। तो सेंसरी वाला क्या करेगा, सेंसरी ऑर्गन से कहाँ पहुँचाएगा, CNS तक पहुँचाएगा, और वहीं पे ये जो मोटर है ये कहाँ से, CNS से सेंसरी मतलब ऑर्गन्स तक मैसेज पहुँचाएगा। तो जो एफरेंट फाइबर है, अब देखो क्या है, जो एफरेंट फाइबर है वो इम्पल्स ट्रांसफ़र करवाता है टिश्यू या ऑर्गन से CNS से, और वहीं पे जो इफरेंट फाइबर है वो रेगुलेट करवाता है इम्पल्स को, कहाँ से, CNS से पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन्स तक। जो PNS है वो फर्दर टू पार्ट्स पे क्लासिफाइड किए गए हैं, सोमैटिक एंड न्यूरल ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। अब देखो सोमैटिक वर्ड हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्किन की सेल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सोमैटिक वो होकर जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी वॉलेंट्री वाले। वहीं पे ऑटोनॉमिक क्या होते हैं, जो हमारे काबू में नहीं है, वो इनवॉलेंट्री है। तो वो किस में होंगे, स्केलेटल में होंगे, कार्डियक में होंगे, लेकिन हम ज़्यादातर स्मूथ की बात करते हैं ऑटोनॉमिक में, ठीक है। आर्ट वाला तो हमने पढ़ लिया, मतलब हम पढ़ेंगे। तो जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो क्या करता है, वो इम्पल्स जनरेट करवाता है CNS टू स्केलेटल वेसल, कौन, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और वहीं पे जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है वो ट्रांसमिट करवाते हैं इम्पल्स को CNS से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स या स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी।
जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है वो फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। तो सिम्पैथेटिक क्या होता है, जो बहुत क्विकली हो जाता है, यानी ये कौन सा है, ये हमारा है ये है हमारा वो रिफ्लेक्स वाले हैं। और पैरासिम्पैथेटिक यानी थोड़े बहुत मतलब स्लो, मतलब होता है वो प्रोसेस होता है। सो विसरल नर्वस सिस्टम, it is the part of the peripheral, visceral nervous system is the part of the peripheral nervous system that comprises the whole complex of the nerves, fibers, ganglia and plexuses. Plexuses means the plexuses means the network by which the impulse travel from the CNS to the viscera। तो ये क्या करेंगे, CNS से कहाँ जा रहा है, विसरा से, तो ये किधर आने चाहिए, ये आने चाहिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है विसरल नर्वस सिस्टम। फिर विसरा से कहाँ से, CNS तक। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चरल न्यूरॉन का स्ट्रक्चरल कैसा और फंक्शनल यूनिट क्या है। न्यूरॉन क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम की। जो न्यूरॉन है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। जब हम इसको बड़ा करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं। पहला है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। जो सेल बॉडी है उसके अंदर साइटोप्लाज्म है और उसके पास एक टिपिकल सेल ऑर्गेनेली है जिसको जो ग्रैन्युलर बॉडी है जिसको हम बोलते हैं नेसल्स ग्रैन्यूल्स। अब ये नेसल्स ग्रैन्यूल्स कुछ नहीं है, ये एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर हमारे वो प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है और इसका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम। सो शॉर्ट फाइबर्स व्हिच इज ब्रांच and which is repeatedly branch and project out of the bodies is known as the dendrites, which also contains the Nissls granules. These fibers transmit impulse towards the body, cell body, and the axon is a long fiber. ये एक long fiber है। axon क्या है, एक long fiber है। और जो distal end है, जो डिस्टल यानी जो लास्ट वाला एंड है वो भी कैसा है, वो भी ब्रांच्ड है। और लास्ट में एक नॉब, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलता है हमें। इस डायग्राम में पूरा अच्छे से दिख जाएगा। एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोब, जिसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। एक्सॉन, जो एक्सॉन है वो ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को। कहाँ पे, जो एक्सॉन क्या करता है, अवे ले जाता है सेल बॉडी से जो मैसेज आया है नर्व इम्पल्स को, और डेंड्राइट्स क्या लेके आता है टुवर्ड द बॉडी। तो ये प्रोसेस फर्दर चलती रहती है जब तक कोई तब तक चलती रहती है जब तक वो पूरा काम खत्म ना हो जाए और अगला वो ना आ जाए स्टिमुलाई। फिर वो साइनेप्स से जाता है और फिर साइनेप्स से कहाँ, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो न्यूरॉन और मस्कुलर मसल्स, तो न्यूरॉन और मसल्स के बीच के जंक्शन हम बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। सो कितने नंबर ऑफ एक्सॉन प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ डेंड्राइट प्रेजेंट है, इस बेसिस में हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, यूनी बाय मल्टी। मल्टी में एक एक्सॉन रहेगा और मोर देन 2 डेंड्राइट्स रहेंगे। ये हमें कहाँ मिलेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, आउटर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल विच इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। बाइपोलर, बाइपोलर यानी एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट, ये रेटिना ऑफ द आई में प्रेजेंट होता है। यूनिपोलर, यूनिपोलर में 0 डेंड्राइट और एक एक्सॉन, और ये हमें एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे देखने मिलता है।
ये क्या है, दो टाइप के एक्सॉन प्रेजेंट है जिसको बाइलिनेटेड और नॉन बाइलिनेटेड बोलते हैं। जो बाइलिनेटेड नर्व फाइबर है ये एनवेलप किए जाते हैं, मतलब कवर किए जाते हैं स्वाद सेल द्वारा, स्वाद सेल को कवर करते हैं और ये एक माइलिन शीट बनाते हैं एक्सॉन के, मतलब उधर ये रहा ना माइलिन शीट। ओके, जो गैप है बिटवीन द टू वायलेट शीट इज जोन ऑफ रेडबियर। अब इन्होंने एनसीईआरटी का ऐसे लेबल कर रखा है, अब पता ही नहीं कर सकते कि आखिर देना एक्सॉन में यही है, माइलिन नहीं, नोड ऑफ एक्सॉन भी यही। मतलब अगर कोई वैसे देखे तो सबको लगेगा कि सारा तो एक ही है, लेकिन सब में बहुत डिफरेंस है। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर हमें कहाँ मिलता है, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में देखने मिलता है। माइलिनेटेड हमें स्पाइनल और क्रेनियल में देखने मिलता है। नॉन माइलिनेटेड हमें ऑटोनॉमिक और सिंपल ऑटोनॉमिक और सिमेटिक न्यूरल सिस्टम में देखने मिलता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है वो मतलब उसको कवर नहीं करते हैं स्वान सेल्स को, और ये एक माइलिन शीट नहीं बनाते, ये तो हमें पता है। मतलब अगर नहीं बनाएगा तो माइलिन शीट भी नहीं बनेगी। तो ये हमें कहाँ मिलता है, ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में हमें ये देखने को मिलता है। ये जो टॉपिक है ये सबसे अच्छा, अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर तो आप नहीं भूल सकते ये कभी भी। आखिर कैसे जनरेशन होता है और कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्स का। जो न्यूरॉन्स है वो बहुत एक्साइटेबल सेल्स है। एक्साइटेबल यानी तुरंत, क्योंकि इनके जो मेम्ब्रेन्स है वो तो पोलराइज यानी चार्ज प्रेजेंट होते हैं। क्या आपको पता है ये जो मेम्ब्रेन्स है न्यूरॉन की वो पोलराइज क्यों है, और कौन से दूसरे टाइप के आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन्स में। देखो डिफरेंट टाइप के आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन में। ये जो आयंस चैनल होते हैं ये सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं कुछ आयंस के। अब यहाँ पे बात की गई है जब न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है और वो किस पे है, रेस्टिंग स्टेज पे है, रेस्टिंग स्टेज पे है। तो मान लो हमने रुको वेट, नेक्स्ट कलर डार्क कलर जो दिखे हमें, ठीक है ये रहा ये, ठीक है। अब जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो कंपेरेटिवली बहुत परमिएबल रहती है किसको, पोटेशियम आयन को, ठीक है। ये अंदर आ गया हमारा पोटेशियम, ये आ गया हमारा अंदर पोटेशियम। पोटेशियम और ये नियरली इम्परमेबल रहती है सोडियम आयन के। ओके और सिमिलरली जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमेबल। अब ये अंदर है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। लिख भी तो नहीं सकते, बहुत दिक्कत होती है इसे लिखने में, ठीक है। जो कहाँ प्रेजेंट है, ये कहाँ प्रेजेंट है, एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट है। एक्सोप्लाज्म क्या होगा, साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन। कॉन्सिक्वेंटली जो एक्सोप्लाज्म है एक्सॉन के अंदर, उसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, पोटेशियम की और नेगेटिवली चार्ज की। अब देखो दोनों के ऊपर ही प्लस चार्ज है, लेकिन इधर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आ गए तो अंदर का कैसे रहेगा, ये अंदर रहेंगे हमारे माइनस का चार्ज, और बाहर कैसा, पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पॉजिटिव सोडियम आयन। बहुत टाइम लग रहा है इसको बनने में, और यहाँ पे हम बना देंगे पंप।
और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोडियम, और इनके कंट्रास्ट में जो फ्लूइड बाहर प्रेजेंट होता है एक्सॉन के, उसके अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम होता है। तो इस वजह से ये क्या बना लिया, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना लिया। और ये जो इनऑर्गेनिक इनआयोनिक ग्रेडियंट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अक्रॉस पे, ये क्या करते हैं, ये मेंटेन किए जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयन के द्वारा, जो है सोडियम पोटेशियम आयन पंप, जो 3, अब ध्यान रखना ये नंबर्स 3Na+ और Na+ कहाँ बाहर की तरफ, और 2K+ अंदर आ रहे हैं, तो Na+, 3Na+ बाहर जा रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, आउटर सरफेस में जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिवली चार्ज है और इनर सरफेस क्या है, नेगेटिवली चार्ज है बिकॉज ऑफ द पोटेशियम आयन। और इसको इसलिए क्या हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसी को हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। आप क्यूरियस होंगे कि जो कंडक्शन होता है, मतलब आप क्यूरियस होंगे कि क्या जो मैकेनिज्म है नर्व इम्पल्स के जनरेशन का और उसके कंडक्शन का एक्सॉन के थ्रू, जब एक स्टिमुलस, अब देखो हमें इधर एनसाइक्लिक डायग्राम दे रखा है, अब देखो ये क्या है, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, ये कैसे हो गया, पहले तो नॉर्मल था। ये देखो मान लेते हम यहाँ से शुरुआत करें, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, जब स्टिमुलाई आया तो क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सब अपोजिट काम होना शुरू हो जाएंगे। फिर ऐसे ऐसे ये आगे आगे ट्रैवल होता रहेगा। फिर क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ता है, तो उधर से उधर चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। सो जो पोलराइज मेम्ब्रेन है फिगर, उसमें तो जो मेम्ब्रेन है साइड ए पे वो फ्रीली परमेबल हो जाएगी सोडियम आयन के, और इससे रैपिड इन्फ्लक्स हो जाएगी, यानी अंदर आ जाएगी क्या, Na+, जो रिवर्स कर देगी पोलैरिटी उस साइड की। तो जो आउटर सरफेस की मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा नेगेटिवली जो चार्ज थी, जो आउटर सरफेस होगी वो कैसे हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज, और इनर साइड क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो जो पोलैरिटी है मेम्ब्रेन की साइड ए पे उल्टी हो जाएगी इस वजह से, और इस वजह से हम क्या बोलेंगे, वो डीपोलराइज्ड हो गई है। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस साइड ए में, उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, जिसको हम लोग इम्पैक्ट नर्व इम्पल्स भी बोल देते हैं। तो साइड क्या होगी, जो एक्सॉन है उसकी उसी पे जो साइड बी है उस पे पॉजिटिवली चार्ज होगा आउटर सरफेस पे और नेगेटिवली चार्ज होगा इनर सरफेस पे, और जिसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा इनर सरफेस का वो साइड ए से साइड 2 भी जाएगा। एज वी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू negative terminal, but electrons in the opposite side. So to complete the outer surface, तो इस वजह से जो पोलैरिटी है वो भी उस साइड पे रिवर्स हो जाएगी, और जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट हो जाएगा साइड बी पे, और जो इम्पल्स है यानी जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है साइड ए पे वो अब साइड बी पे पहुंच जाएगा, और साइड ए अपनी वापस अपनी स्थिति पे आ जाएगी। तो जो सीक्वेंस है वो रिपीटेड होता है, मतलब रिपीट होता रहता है जितनी बड़ी एक्सॉन की लेंथ होगी, और कॉन्सिक्वेंटली जो इम्पल्स है वो कंडक्ट होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है इसी से। तो जैसे स्टिमुलस में राइज होगा तो जो परमेबिलिटी होगी Na+ की वो बहुत छोटी रहती है, और ये क्या करता है, ये पोटेशियम की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है कुछ ही सेकंड में, और जो पोटेशियम है वो बाहर मेम्ब्रेन से क्या हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है आउटसाइड मेम्ब्रेन, नहीं वो अंदर आ जाती है और वापस अपनी रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब बना लेते हैं एट द साइट ऑफ द एक्साइटेशन। तो जो फाइबर्स है
फिर से रेडी हो जाता है फर्दर स्टिमुलेशन के लिए। हाँ, जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसमिट किया जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद द हेल्प ऑफ अ जंक्शन, जिसको हम बोलते हैं एक साइनेप्स, जो बनता है किसकी मेम्ब्रेन से, एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन यानी जो पहले वाली साइनेप्टिक न्यूरॉन है और दूसरी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल एंड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का डेंड्राइट के लिए। सो ये सेपरेट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकती है बाय अ गैप विच इज नोन एज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। दो टाइप के साइनेप्स होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स बोलते हैं। अब सुन लो, जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है उसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट एब्सेंट होता है, तभी तो क्या हो रहा है, एक एक्सॉन टर्मिनल से डेंड्राइट पर आसानी से पहुंच रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी केमिकल। सो दे वर नोन एज इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस and whereas in chemicals there were synaptic cleft present with the and it is transported with the help of a neurotransmitter। तो जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस है, जो मेम्ब्रेन है प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का, वो बहुत क्लोज होते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर जाता है डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। इस साइनेप्स में जो ट्रांसमिशन है इम्पल्स का इलेक्ट्रिकल साइनेप्स पे वो बहुत सिमिलर रहता है, जैसे कि हम लोग एक सिंगल एक्सॉन में हमने जो एग्जांपल लिया उसी की तरह होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो जो इम्पल्स ट्रांसमिशन है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का वो हमेशा ज़्यादा रहेगा किससे, केमिकल साइनेप्स से। ये तो हमें पता है कि केमिकल हमेशा स्लो होता है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिकल वन। तो जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है वो बहुत ज़्यादा रेयर होता है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे ह्यूमन सिस्टम में। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है वो बहुत कम देखने को मिलता है। अब केमिकल साइनेप्स के वहाँ पे जो मेम्ब्रेन्स है प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के, वो सेपरेट की जाती है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फिल्ड स्पेस विच इज द साइनेप्टिक लेफ्ट। एंड क्या आपको पता है कि कैसे जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स यानी एक्शन पोटेंशियल साइनेप्टिक लेफ्ट से कहाँ तक, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक। तो जो केमिकल्स है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, वो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इस मतलब इम्पल्स का इम्पल्स को ट्रांसमिट करना इन साइनेप्स में। जो एक्सॉन टर्मिनल है उसके अंदर कुछ वेसिकल होते हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फिट रहता है, और वो वेसिकल क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल, और उसके अंदर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं। और एक सबसे अच्छा एग्जांपल है न्यूरोट्रांसमीटर का एसिटाइल कोलिन। वो हमारा ज़्यादातर न्यूरोट्रांसमीटर में वही पूछा जाता है। जब एक इम्पल्स यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, मतलब एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचता है, तो वो क्या करता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स को क्या करवाता है, उसकी मूवमेंट करवाता है टोवर्ड द मेम्ब्रेन, जहाँ पे वो फ्यूज कर जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ, और ये रिलीज कर देते हैं अपने न्यूरोट्रांसमीटर को, जो हमारा एसिटाइल कोलिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। और फिर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये बाइंड कर जाते हैं अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स से जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। ये फिर बाइंड होकर तो जो बाइंडिंग्स है, ये जो बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स के साथ, इससे क्या होता है, जो आयंस चैनल है वो ओपन हो जाते हैं और आयंस की एंट्री वापस शुरू हो जाती है, और एक नया पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। और जो ये नया पोटेंशियल है ये एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी, यानी आगे बढ़ाने वाला भी हो सकता है या रोकने वाला भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है।
अब आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक विच इज द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम CNS, which is control the information processing and guiding and commanding the body. सो जो ब्रेन है वो एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी में, जो कमांड करता है और कंट्रोल करता है हमारे सिस्टम को। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, वो सब का सब बता भी रहा है और कंट्रोल भी कर रहा है हमारा ब्रेन। हम सांस ले रहे हैं, हम पल के झपका रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम सुन रहे हैं, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन एंड एवरीथिंग वाज कमांडेड बाय द ब्रेन। ये कंट्रोल करता है वॉलेंट्री, हम बोलते तो है कि ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ये सारी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो हार्ट रेट हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो कॉन्शियसनेस हो, एवरीथिंग everything. If it is an voluntary or involuntary movement, they were all controlled by the brain. हमें क्या लगता है, हम क्या है, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द, हम क्या है, ह्यूमन बींग्स है, हम भी कंट्रोल किए जाते हैं ब्रेन्स द्वारा। और ये क्या है, तो हमें क्या लगता है कि हम क्या सोचते हैं कि जो ब्रेन है, ब्रेन ही हमें बता रहा है कि हम क्या बोलेंगे। तो ये क्या करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बैलेंसिंग, यानी जो हमने शुरुआत में जो वर्ड पढ़ा था ना, होमियोस्टेसिस, वो करवाता है। और जितनी भी फंक्शंस है वाइटल एंड वॉलेंट्री ऑर्गन्स की, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट या जो भी हमारी मूवमेंट है, लंग्स की, हार्ट की, किडनी की, सब फंक्शनिंग करवाता है हमारा ब्रेन। थर्मोरेगुलेशन यानी टेम्परेचर का रेगुलेशन, टेम्परेचर का चेंज करवाना या टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, और हंगर मतलब भूख प्यास, और सर्केडियन रिदम क्या है, हमारी जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है, जितनी भी साइकिल है कि उस वक्त पे खाना खाना है, इस वक्त पे पढ़ना है, इस वक्त पे हमारा लीवर काम करेगा, इस वक्त पे हमारा स्टमक काम करेगा, they were all controlled. It means they were the circadian rhythm, they were controlled by the central nervous system. and जो एक्टिविटीज़ हैं कुछ एंडोक्राइन्स ग्लैंड्स की और ह्यूमन बिहेवियर्स की आर कंट्रोल्ड बाय द CNS ब्रेन। ये क्या है, ये प्रोसेसिंग करता है, मतलब देखने का भी काम का विजन प्रोसेसिंग यही करता है, मतलब हियरिंग का भी यही करता है, स्पीच, मेमोरी मीन्स अगेन द विजन, द लिसन हियरिंग, then the emotions, memory, intelligence, speech, thoughts, they were all processed by at the side of the brain. So human brains एक well protected skull से protect, मतलब brain क्या है, skull से protected है। skull के नीचे क्या है, स्कल के नीचे 3 कनेक्टेड लेयर है जिसको बोलते हैं सेरिब्रल क्रेनियल मेनिंग्स, जिसकी जो आउटर लेयर है they were known as the dura mater, middle layer is known as the arachnoid, the very thin middle layer arachnoid, and the inner layer which is the pyometer, और ये कांटेक्ट करता है ब्रेन टिश्यू से which is the pyometer। जो ब्रेन है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, they were forebrain, midbrain and hindbrain। एनसीईआरटी सब लेवल कर दी थी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। देखो फोरब्रेन में फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, because they were together known as the diencephalon. Thalamus and hypothalamus, they were together known as the diencephalon. The cerebrum के जो सेरिब्रम है मेजर पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, ये क्या है, इसके अंदर एक डीप क्लेफ्ट है, ये ब्रेन है, ये ब्रेन ऐसे दिखता है ना, हमें ब्रेन है ऐसे, यही इसी को बोल रहे हैं हम डीप क्लेफ्ट।
ठीक है। ये डिवाइड करता है सेरिब्रम को लॉन्गिट्यूडली 2 हाफ्स में, जिसको बोलते हैं लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये जो हेमिस्फीयर है ये कनेक्ट होते हैं एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर से, विच इज नोन एज द कॉर्पस कैलोसम। ये जो लेयर्स है सेल्स की जो कवर करती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, इसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इट इज थ्रू पास थ्रू नाउ प्रोमिनेंट। मतलब इसके ऊपर फोल्ड्स देखे है ना, अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर देखे, फोल्ड्स जैसे दिखते हैं। और जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये इसको हम लोग ग्रे मैटर्स बोलते हैं, क्योंकि इसका ग्रेइश अपीयरेंस होता है। और जो न्यूरॉन सेल बॉडी है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है हर गिविंग द कलर। अच्छा, जो न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड हेयर, मतलब जो हमारी माइलिनेटेड शीट है उसका कलर कैसा होता है, ग्रेइश होता है। ठीक है, इस वजह से हमें इसका ग्रेइश कलर देखने को मिलता है, ग्रे कलर देखने को मिलता है। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसके अंदर मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और लार्ज मतलब सेंसरी एरिया होते हैं, मोटर एरिया होता है, और कुछ ऐसे रीजन है जो राही क्लियरली सेंसरी ऑर्गन्स है, राही मोटर एरिया के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसको हम बोलते हैं एसोसिएशन एरिया, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जैसे कि हमारा इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन। जो फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट है जो क्या है, जो 2 हेमिस्फीयर को जोड़ के रखता है, विच इज द कॉर्पस कैलोसम, वो कवर्ड कहते हैं एक पाइलिनेटेड शीट से, और ये बनाते हैं इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जिसका अपीयरेंस वाइट कलर का होता है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं वाइट मैटर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पाइलिनेटेड शीट। जो सेरिब्रम है वो रैप करता है स्ट्रक्चर को around the structure which is the thalamus, which is a major coordinating center for the मतलब सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग का काम करते थे थैलेमस। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन का वो है हाइपोथैलेमस, जो बेस ऑफ द थैलेमस में प्रेजेंट होता है। जो हाइपोथैलेमस है उसमें बहुत सारे सेंटर्स है, वो जो कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को, हमारी ईटिंग को, ड्रिंकिंग को, और ये कंटेन करता है कुछ ऐसी मतलब ये ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को कंटेन करते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियाई, जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, जिसको बोलेंगे हाइपोथैलेमिक हार्मोन। जो इनर पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का और जो ग्रुप है जिसके डीप स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट, मतलब इनर पार्ट ऑफ द जो अंदर की साइड है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के, उसके अंदर कुछ ऐसे डीप मतलब हमें बहुत सारे गहरे स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं, जिनके बहुत कॉम्प्लेक्स हमारे फंक्शन है, जैसे कि एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड द हाइपोथैलेमस एक्सेट्रा। और इसी को हम लोग बोलते हैं लिम्बिक नोब और लिम्बिक सिस्टम। ये क्या करवाते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं लिम्बिक लोब और लिम्बिक स्ट्रक्चर सिस्टम। विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस, इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, एक्सप्रेस इमोशनल रिएक्शंस को भी एक्सप्रेस करने में मतलब एक्सप्रेस करवाता है, और एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, ये सारी जो इमोशंस है इसको वो करवाता है, और मोटिवेशन। अब आ जाता है हमारे मिड ब्रेन हमारे थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ द फोरब्रेन और पॉन्स रीजन ऑफ द हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, और इसके से एक कैनाल पास होती है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्यूडक्ट। सेरिब्रल एक्यूडक्ट जो पास करता है मिड ब्रेन से, और जो डॉर्सल पार्ट है मिड ब्रेन का, उसके अंदर 4 राउंड स्वेलिंग लोब्स है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। और जो इंटीरियर पार्ट है ना, जो इंटीरियर पार्ट है मिड ब्रेन का, वो होता है हमारे विजुअल के लिए,
और वहीं पे जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट है ब्रेन का वो होता है किस लिए, ऑडिटरी के लिए। हाइंड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स है, पोन्स, सेरिब्रम, मेड्यूला, जिसको बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। एंड जो पोन्स है उसके अंदर कुछ फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट है जो भी आपस में जुड़े हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन से जुड़े हुए हैं। जो सेरिब्रम है उसके अंदर बहुत कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होते हैं जो बहुत सारे स्पेस प्रोवाइड करवाता है बहुत सारे न्यूरॉन को। जो मेड्यूला है ब्रेन का वो कनेक्ट रहती है स्पाइनल कॉर्ड से, और जो मेड्यूला है उसके अंदर वो क्या करती है, वो रेस्पिरेशन कंट्रोल करवाती है, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस जो भी है वो भी कंट्रोल करवाती है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को भी कंट्रोल करवाती है। और जो 3 मेजर रीजन है वो ब्रेन स्टेम को बनाते हैं, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ठीक है। और जो ब्रेन है, ब्रेन स्टेम है और वो फॉर्म करती है और कनेक्शन बनवाती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच पे। और यहीं पे हमारी जो चैप्टर है वो समाप्त होता है, क्योंकि नई वाली एनसीईआरटी ने हमें सिर्फ इतना ही पढ़ने बोला है और एनडी और नीट वालों ने भी हमें इतना ही पढ़ने बोला है, इस वजह से हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आगे के लिए आज हमने पहली बार एक ही वीडियो में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया। ओके, बाय।